टूरिस्ट नंबर्स का इंक्रीज होना कश्मीर के नॉर्मलाइजेशन का प्रतीक नहीं है। वो उतने ही एंटी इंडिया हैं जितने पहले थे कश्मीर में, स्पेसिफिकली जब इस्लाम ने पहला कदम रखा, और आज तक देयर हैव बीन सक्सेसिव वेव्स ऑफ पीपल रनिंग अवे, एक्सोडसेस। ये जो कॉल है कन्वर्ट, लीव और डाई की, ये तब से चलती आ रही है। अगर कश्मीरी हिंदुओं को वापस जाना है तो वापस जाने के लिए उनके लिए सेफगार्ड्स क्या हैं? क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि तुम्हें वापस जाना है, लेकिन वापस जाने के लिए हम उन्हीं कंडीशंस में वापस जाएं जहां से हम भाग के आए। ये कैसी, ये तो मूर्खता होगी कि आप एक बार नहीं, आप 7 बार निकाले जा चुके हो, अब आप 8वीं बार वापस निकालने के लिए या मारे जाने के लिए वापस जाओ। अताउल हक ने डिसाइड किया कि वहाँ पे आर्म्ड इंसरेक्शन होगा, तो उन्होंने पूरा लॉजिस्टिकल नेटवर्क क्रिएट किया, ISI को इन्फिल्ट्रेट करवाया गया, और अपना पूरा दम पाकिस्तानी स्टेट ने विद अमेरिकन सपोर्ट इसमें लगाया कि कश्मीर में से हिंदुओं को निकाला जाए या उनको मारा जाए, है ना। कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक हाउ इट्स गोइंग ऑन? कश्मीर में हमेशा से इलेक्शन ऐसे ही होते आ रहे हैं, और फिर जो 86 में इलेक्शन हुआ, जिसको ये छाती पीट पीट के बोलते हैं कि रिग्ड था, अगर इलेक्शंस रिग्ड थे और लोग उससे निराश थे तो वो हिंदुओं के ऊपर क्यों टूट पड़े? हमने रिग किए थे क्या इलेक्शन? लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ। ऑन द ग्राउंड इट इज़ द सेम, बिकॉज द मेंटालिटी इज़ द सेम। डेमोग्राफिक रियलिटी ऑफ कश्मीर इज़ not favorable to Hindus. Hindus have been discriminated in this country on the basis कि temples have been controlled by the government for a very long time. Temples free हो जाएंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, ब्राह्मणों का राज हो जाएगा। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में कालका जी मंदिर है, वो तो सरकार के अंडर नहीं आता, लेकिन वहाँ पे कोई पूछता है क्या गेट पे कि तुम्हारी कौन जात हो भाई? अगर मंदिर आपके नियंत्रण में नहीं है, अपने ही धार्मिक इंस्टीट्यूशन जो है वही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए ना तिरुपति में क्या हुआ। अगर आप ये प्रिवेंट करना चाहते हो तो हिंदू समाज को संगठित होके सरकार को लात मार के बाहर निकालना चाहिए मंदिरों से। क्योंकि हमने एक ऐसी पार्टी या पावर को सत्ता दे दी है दैट क्लेम दैट दे आर हिंदू इनफ, हिंदुत्व, तो हमारा काम हो गया। वो दादरी में जो बीफ जिसने अपने फ्रिज में स्टोर किया था, उनकी गाय काटी थी उसने। वी आर आइसोलेटेड एज सिंगल पॉलीथीस्ट सर्वाइविंग मतलब रिलीजन, और पूरी दुनिया में हमारे कोई एलाइज नहीं है। हिंदूज टेक मॉडर्न एजुकेशन टू सीरियसली। डेमोक्रेसी, अरे डेमोक्रेसी इज व्हाट इट इज, इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द, ये सब बकवास। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ हिंदुत्व? लेकिन हिंदुत्व का जो रिस्क है कि वो हमें इब्राहिमिक मोड ऑफ थिंकिंग में पुश करता है। पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग। धर्म से भी ऊपर अगर राजनीति को आप रख दो तो फिर एवरीथिंग इज लॉस्ट। You see Rahul Gandhi to be the prime minister of this country? It would certainly be a very horrible day. After 3 terms, the BJP may find it difficult to justify कि कितना टोकनिज्म और करें। Good morning, sir. Thank you so much for your time and this space also. It's great to have you. I've been following your work for the past 1 year now and hugely appreciate what you do. We'll be start with, of course, you are from Kashmir. So we'll be start with one of the things that I really want to know about Kashmir is, because I have not been there, how beautiful and scenic is Kashmir? Because we have always hear that अगर कहीं जन्नत है धरती पर तो वो कश्मीर में है। So thank you very much for inviting me to your podcast, and before we go further, I would like to wish you the very best in this endeavor, है ना? और I hope the channel grows and you do a lot more stuff, a lot more documentaries and other even films. So we need all that, and I'm very glad to see you and your team here, all youngsters, and taking this huge leap of faith. और ये सब कर रहे हो तो मेरी बेस्ट विशेस। Really appreciate it, sir. Thank you. About Kashmir, yeah, of course, वो अति सुंदर जिसको बोला जाए वो है, पर वो सुंदरता अभी जो है वो पूरी तरह से एक असुर के अधीन है। और अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर। हाँ, ये मैंने बहुत बार सुना है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट है वो एक्चुअली POK चला गया है। तो अब लेकिन ये है कि आजकल पर्यटक तो बहुत जा रहे हैं कश्मीर, तो इसलिए तुम भी जा सकते हो। आई होप समडे आई डू। और ये है मेरा इतना ही कहना है, जो भी जाता है उनसे मेरा निवेदन इतना ही होता है कि वहाँ जाएं तो वहाँ पे प्रयास करें कि किसी मंदिर में या किसी धर्मशाला में रुकें, ताकि वहाँ की लोकल इकोनॉमी को ना बूस्ट कर दें इस चक्कर में कि हमें कश्मीर देखना है। बाकी तो जा सकते हैं, और वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर हैं और
सुंदर भी हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत पावरफुल हैं। तो वहाँ जाना और देवताओं के दर्शन करना तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। सर, तो पोस्ट रिमूवल ऑफ 370 जो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोमिस किए थे कि कश्मीर बदल जाएगा, और ऑब्वियसली हम बहुत चीज़ें सुनते थे। अब कितना सच है इसमें आप बताएंगे कि पहले जैसा आपने मेंशन किया कि अब हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कश्मीर देख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। वॉज देयर अ टाइम जहाँ पे कुछ दिक्कत थी? कितनी ज़्यादा थी? एंड हाउ द ड्रास्टिकली इट हैज़ चेंज्ड, इफ़ इट हैज़ चेंज्ड पोस्ट द रिमूवल ऑफ 370? एंड नहीं, टूरिज्म वाइज इट हैज़ नॉट चेंज्ड ओनली आफ्टर 370। टूरिज़्म तो सन 2000 से ही बूस्ट होने लग गया था, क्योंकि जो 90s का दशक था उसमें लोग जाने से डरते थे, और राइटली सो, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस। फिर 2000 में और 2000 मतलब अर्ली 2000s तक वायलेंस सबसाइड हो गई, और उसके बाद वापस अमरनाथ यात्रा चालू हुई। फिर 2008 में एक वो बड़ा मैसिव कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें जम्मू ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था अमरनाथ के ऊपर, जब वहाँ पे उन्होंने जो शेल्टर होम्स थे, शेल्टर मतलब जो मेकशिफ्ट एक तरह से टूरिस्ट के लिए या यात्रियों के लिए जो उन्होंने बनाया था विश्राम घर टाइप के, वो उस पे जो मुस्लिम्स हैं कश्मीर के उन्होंने बहुत आपत्ति जताई थी। तो उसके बाद जम्मू में बड़ी एजिटेशन हुई और वो सब चला थोड़े टाइम के लिए, लेकिन स्टेडली टूरिस्ट नंबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे, और 370 के बाद तो बाढ़ ही आ गई। पर टूरिस्ट नंबर्स का इंक्रीज़ होना कश्मीर के नॉर्मलाइजेशन का प्रतीक नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट नंबर्स का इंक्रीज़ होने का मतलब है कि वहाँ जो लोकल्स हैं उनकी इकोनॉमी को बहुत लाभ पहुँच रहा है, और वो उनकी पांचों उंगलियाँ घी में हैं। और जितने लोग वहाँ जाते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पैसा लेके आते हैं। तो दूसरी तरफ वो उतने ही एंटी इंडिया हैं जितने पहले थे। आज बोलने में अंतर आ गया है, लेकिन अभी रिसेंटली वो कुछ वायरल हुए थे ना कि एक यूट्यूबर लड़की है जो वहाँ इंटरव्यूज़ ले रही थी स्ट्रीट पे, वॉक्स टाइप के, और जो बिल्कुल साधारण लोग हैं जिनका जो मीडिया से भी नहीं है वो सच ही बोलते हैं। हाँ, वो सच बोल रहे थे। उन्होंने सबने सच बोल दिया और उनकी मानसिकता एकदम एक्सपोज हो गई। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मानसिकता एक्सपोज होने के लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें, मतलब 5 लाख लोगों को निकाल दिया, वो अगर इफ़ दैट इज़ नॉट इनफ देन एक यूट्यूब की शॉर्ट्स क्लिप तो वो भी कुछ चेंज नहीं कर सकती। उनका जो नैरेटिव है वो पूरी तरह से वेल फंडेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और हिंदूज आर विक्टिम्स ऑफ दैट प्रोपेगेंडा। आपने मेंशन किया कि 5 लाख लोगों को वहाँ से निकाल दिया। इट वाज द टाइम ऑफ द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदूज। सो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। देयर इज़ अ बुक बाय राहुल पंडिता, आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। सो उसमें मैंने पढ़ा था कि, एंड आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस, he has documented very nicely how the things went in that time. You have specifically mentioned ki that's not just the one exodus that happened in Kashmir. There are about 7. जी So like tell us something about that, like how it happened. 7 एक्सोडस तो मतलब ओवर हिस्ट्री, जब से इस्लाम ने भारत नहीं कश्मीर में स्पेसिफिकली जब इस्लाम ने पहला कदम रखा, और आज तक देयर हैव बीन सक्सेसिव वेव्स of people running away, exoduses. और वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ जीना दूभर हो गया हिंदुओं का, और ये जो कॉल है कन्वर्ट, लीव और डाई की, ये तब से चलती आ रही है। और पहला जो वेव है ये दिस इज़ ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। तो ऑल्टरनेटिवली ऐसा होता है, मतलब कोई टायरेंट है, कोई ज़्यादा ऑप्रेसिव है, तो उस समय पे पलायन होता था, बाकी टाइम लोग किसी तरह से एडजस्ट कर लेते थे। तो दो चीज़ें होती थी, कन्वर्जन भी होता था, और धीरे धीरे कश्मीर का डेमोग्राफिक जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होता गया, और लोग भी भागते रहे। और सिकंदर बुतशिकन है, फिर उसके बाद अफ़गान जो रूल था, तो उस समय पे स्पेशली ज़्यादा पलायन हुआ। फिर 1947 में भी हुआ, जब कबाली रेड, हाँ, उस समय पे हुआ। और फाइनली जो 7th और लास्ट था वो 1990 में हुआ। तो ये लंबी हिस्ट्री जो उसकी है वो वही पैटर्न मतलब अपने आप को दोहरा रहा है। लेकिन जो लास्ट वाला
ये जो था एक्सोडस, उसमें अंतर केवल इतना था कि वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जिहाद था। उससे पहले ये था कि जो रूलर है, रूलर की पॉलिसीज़ और जिजिया इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो उनके जो शासन तंत्र है उसके द्वारा लोगों के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। उसमें जो लोकल मुस्लिम्स थे, वो लोकल मुस्लिम्स इतने इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि लोकल मुस्लिम्स तो खुद ही विक्टिम थे ना, अभी अभी तो हाल में ही कन्वर्ट हुए थे। लेकिन जब 1990 में जो हुआ, जो 20th सेंचुरी की रियलिटीज़ हैं, वो जिस तरह से डेमोक्रेसी आई इंडिया में, फ्री इंडिया में, उसी तरह से जिहाद भी डेमोक्रेटाइज हुआ। तो सब मतलब फिर वो टोटलिटेरियन बन गया कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब कोई उसी मानसिकता के कैरियर्स हैं, वो एजेंट्स हैं। तो आपका पड़ोसी हो, आपका मित्र हो, आपका कोलीग हो, सब के सब दे ऑल टर्न्ड। तो ये बहुत यूनिक था। और ये ऑलमोस्ट जिस तरह से जर्मनी में जो जूस के साथ हुआ था उसी प्रकार का था, या जिस तरह से रुवांडा में जो हुतू और तुत्सीज का क्लैश था उसमें जो मारे गए, तो वो सब हमारे साथ उस लेवल का भयानक जेनोसाइड नहीं हुआ। जेनोसाइड तो हुआ ही, कल्चरल जेनोसाइड भी है, एथनिक क्लेंजिंग भी हुई, बहुत खून बहा उधर, लेकिन कंप्लीट टोटल एथनिक क्लेंजिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हमारे ऊपर देवताओं का ये अनुग्रह था, तो इसलिए हम बच गए, और नहीं तो शायद आज हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। सर, तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो पानून कश्मीर यानी कि आर कश्मीर, और उस पर 2022 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो एक्ट बना था कि कश्मीरी हिंदू री-एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। नहीं, वो एक्ट बना नहीं था। वो दो चीज़ें थी। एक तो पनून कश्मीर द्वारा एक ये था, एक प्रपोज्ड एक्ट था जिसका नाम था रीहिंज, और वो था रिवर्सल ऑफ हिंदू जेनोसाइड। तो उसमें मांग जो थी वो ये थी कि जो कश्मीर में हुआ उसको जेनोसाइड की उपाधि से फॉर्मली उसको जेनोसाइड मान लिया जाए, और उसको स्टडी करके वहाँ पे क्या हुआ उस फिनोमिनन को, वो जहाँ पे अभी डिफरेंट स्टेजेस, क्योंकि जो उसकी थियोरी है वो है 10 स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड। पहले वो 8 था, फिर वो 10 एक्सपैंड हो गया लिस्ट, और वो 10 स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड कहाँ पे कौन से स्टेज पे भारत के किस भाग में चल रहा है, जिस भी स्केल पे हो। कई जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, कई जगह पे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, कई जगह पे पूरा स्टेट है जो रिस्क में है। जैसे अब मलाबार में जो केरला का जो नॉर्थ केरला में जो पार्ट है जहाँ पहले मोपला मैसेकर हुआ उसके था, बारे में एक ब्लॉग भी पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो उस रीजन में क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है, तो उस वजह से वहाँ पे भी रिस्क है। तो उस बिल का जो प्रपोजल ये है वो ये है कि हर जगह ये देखा जाए और स्टडी किया जाए कि कहाँ पे रिस्क है, और स्टेप्स लिए जाएं कि वो प्रिवेंट हो जाए, और जहाँ पे हुआ वहाँ पे रिवर्स हो। जैसे कश्मीर में हुआ उसको रिवर्स करने का क्या तरीका है, तो वो एक है। दूसरा, हमने अपनी तरफ से अपवर्ड में एक कश्मीरी हिंदू रीसेटलमेंट एक्ट की बात की थी। वो रिलेटेड आइडियाज़ हैं, बट वो पनून कश्मीर के थ्रू नहीं आया, वो हमारा अपना एक वो प्रपोजल था। और उसमें ये था कि अगर कश्मीरी हिंदुओं को वापस जाना है तो वापस जाने के लिए उनके लिए सेफगार्ड्स क्या हैं, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि तुम्हें वापस जाना है, लेकिन वापस जाने के लिए हम उन्हीं कंडीशंस में वापस जाएं जहां से हम भाग के आए। ये कैसी, ये तो मूर्खता होगी। बिल्कुल, कि आप एक बार नहीं, आप 7 बार निकाले जा चुके हो, अब आप 8वीं बार वापस निकालने के लिए या मारे जाने के लिए वापस जाओ। ऐसा तो कुछ इंडियन स्टेट ने कोई प्रॉमिस किया नहीं, या ऐसे कोई स्टेप्स लिए कि जिससे हम ये सोचें कि अब हम एक बार वापस चले जाएं तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो कुछ हमारे तो मानते ही नहीं। जेनोसाइड बोलना मतलब मुश्किल है, वो एक्नॉलेज ही नहीं हुआ। तो उसका ये था कि अगर आप भेजना चाहते हो तो शो योर सीरियसनेस, शो योर इंटेंट बाय पासिंग सर्टन लेजिस्लेशन विच इंश्योर्स कि हमारी सेफ्टी। उसमें जैसे वी शुड बी एबल टू कैरी आर्म्स फॉर आवर प्रोटेक्शन, क्योंकि द स्टेट फेल्ड टू प्रोटेक्ट अस। इफ यू वांट अस टू गो बैक, वील गो बैक, बट गिव अस दैट स्पेशल प्रिविलेज। हमें तो लड़ना है ना। मतलब सब लोग ये बोलते हैं कि हमने लड़ा नहीं, हम किससे लड़ते, कैसे लड़ते? हमारे पास
आर्म्स और एम्यूनेशन जो ये बोलते हैं ना, उन्होंने हथियार नहीं उठाए। हथियार क्या पेड़ों पे उगते हैं? हथियार तो उसके लिए पूरा एक लॉजिस्टिक सपोर्ट होना चाहिए। और आपके जैसे इन लोगों के पास था, जब ज़ियाउल हक ने डिसाइड किया कि वहाँ पे आर्म्ड इंसरेक्शन होगा तो उन्होंने पूरा लॉजिस्टिकल नेटवर्क क्रिएट किया, आईएसआई को इन्फिल्ट्रेट करवाया गया और अपना पूरा दम पाकिस्तानी स्टेट ने विद अमेरिकन सपोर्ट इसमें लगाया कि कश्मीर में से हिंदुओं को निकाला जाए या उनको मारा जाए, है ना। ये पूरा एक तरह से इतनी पावरफुल एंटिटीज़ उसके पीछे थी। और आप अगर ये हिंदुओं का जो ये डिल्यूजन है टू एक्सपेक्ट कि आप उसको काउंटर करोगे जहां आर्मी फेल हो गई, तो ये बिल्कुल मूर्खता है ना। तो इसको जो कश्मीरी हिंदू रिसेटलमेंट एक्ट था वो यही पॉइंट्स एड्रेस कर रहा था कि अगर ये हिस्ट्री है इसको एक्नॉलेज करो, और अगर हमें वापस जाने के बारे में सीरियस है स्टेट, तो फिर देन दीज आर द थिंग्स 10 पॉइंट्स दैट वी हैड ड्राफ्टेड। और उसमें से काफ़ी कुछ हमने इंस्पिरेशन ली थी फ्रॉम द इनफेमस SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट, क्योंकि हमारे साथ तो एट्रॉसिटीज हुई है। मैं अभी SC/ST एक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, बट हमारे साथ तो एट्रॉसिटीज हुई है, वो क्लियर है। तो हमें भी फिर वही प्रोविजंस प्रोवाइड करो ना जो उस एक्ट में है। बिल्कुल। तो ये था। यू मेंशन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो भी उस समय हुआ था। मुझे रियलाइज़ होता है कि नॉर्मल पब्लिक, नॉट जस्ट स्पीकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तो लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, नॉर्मल पब्लिक, हिंदूज टू बी स्पेसिफिक, वी डोंट एक्चुअली रियलाइज द इंटेंसिटी और ग्रेविटी ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद द कश्मीरी हिंदूज। हमें पता होता है कि हाँ, कश्मीरी हिंदूज 5 लाख हिंदू निकाल दिए गए थे, वो अलग अलग जगह रेफ्यूजी बन के सेटल हुए, गलत हुआ, वो सब चीज़ें होती हैं। बट व्हाट एक्चुअली दे वेंट थ्रू, जो एक उनके माइंड क्या था, वो क्या देख रहे थे, वो क्या झेल रहे थे उस टाइम, और वो चीज़ें कहाँ तक रह रही हैं, वो चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। वो चीज़ हम मतलब एक तरह से सुपरफिशियल लेवल पे देखते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ द गवर्नमेंट शुड लाइक, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये हमेशा कहती है कि हम हिंदुत्व के सपोर्टर्स हैं, वी आर अ हिंदू पार्टी, हिंदुत्व। अब वो उतना क्लेम नहीं कर रहे हैं, और मैंने एक जगह देखा भी था कि दे आर ओनली हिंदू फॉर द वोटर्स बट नॉट इन सेक्युलर इन पॉलिसी, सो दैट्स व्हाट दे क्लेम अबाउट। कश्मीरी हिंदूज़ का मुद्दा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हर इलेक्शन के पहले या उसके दौरान या बीच बीच में भी बस एक मुद्दा, कोई एक स्पोक्स पर्सन आकर के या कोई एक आदमी आकर के बोल देता है कि कश्मीरी हिंदूज़ के साथ गलत हुआ, उन्हें वापस भेजना चाहिए, बट फिर वो चीज़ सेटल डाउन हो जाती है। एज लाइक एनी अदर टॉपिक, जो भी चीज़ें उठती हैं वो कुछ दिन बाद सेटल हो जाती हैं। वी डोंट टेक एन एक्शन और डू एनीथिंग अबाउट दिस। और बीजेपी का कम हिंदू होना या फिर सेक्युलर होना, जो भी चीज़ें लोग कहते हैं, उसका हमने रिजल्ट अभी इलेक्शंस में भी देखा। कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, हाउ इट्स गोइंग ऑन, व्हाट कैन बी? कश्मीर में हमेशा से इलेक्शन ऐसे ही होते आ रहे हैं, जब से श्री जवाहरलाल नेहरू ने पहला इलेक्शन करवाया। और फिर जो 86 में इलेक्शन हुआ, जिसको ये छाती पीट पीट के बोलते हैं कि रिग्ड था, आजकल तो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट भी बोलती है कि हाँ जी रिग्ड था, क्योंकि वो कांग्रेस ने रिग करवाया, इसलिए लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में ये सब किया। अरे प्रोटेस्ट, अगर इलेक्शंस रिग्ड थे और लोग उससे निराश थे, तो वो हिंदुओं के ऊपर क्यों टूट पड़े? हमने रिग किए थे क्या इलेक्शन? तो ये सारा प्रोपेगेंडा है, और आज भी जो इलेक्शन हो रहा है वो भी प्रोपेगेंडा है। ओके, कल भी जो इलेक्शन होगा वो भी प्रोपेगेंडा ही होगा। तो इलेक्शन का वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ का। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है टू कीप द मासेस डिस्ट्रैक्टेड एंड टू शो कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी लौट आई है, वहाँ पे फिल्में शूट हो रही हैं, सचिन तेंदुलकर को भेज दिया कुछ करने के लिए, कभी कोई और सेलिब्रिटी चला गया, कितना खूबसूरत है कश्मीर, लोग अपने इंस्टाग्राम रील्स पे देख रहे हैं, वाह वाह कितना सुंदर है, ये भी चला गया, वो भी चला गया, चलो मैं भी चलता हूँ, इकोनॉमी बूस्ट हो गई, इकोनॉमी के नंबर्स दिखा दिए जाएंगे कि सब कुछ हो गया, लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ। ऑन द ग्राउंड इट इज़ द सेम, बिकॉज द मेंटालिटी इज़ द सेम। डेमोग्राफिक रियलिटी ऑफ कश्मीर इज़ not favorable to Hindus. Therefore, the state cannot do anything about it. और ये रियलिटी जो है, ये एक गवर्नमेंट के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडमिट करना इज सुइसाइडल। तो इसलिए कोई भी सरकार आए, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो जनता दल की हो, चाहे वो DMK की हो, किसी भी से कोई भी सरकार आए, वो हमेशा ये इल्यूजन बना के रखेंगे कि कश्मीर में हम कुछ कर रहे हैं और ये हो रहा है। और क्योंकि लोग उतनी गहराई से
राजनीति नहीं समझते, आम जनता की बात कर रहा हूँ, वो इतनी गहराई से नहीं समझते, तो उनको प्रोपेगेंडा का कि ये घुट्टी पिला के उनको सुला दिया जाता है कि हाँ हाँ ये चल रहा है। तो सबको लोग मासेस को लगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ हो रहा है, अच्छा ही चल रहा है। और आजकल के समय में जहाँ सोशल मीडिया है और जहाँ सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन का अटैक है एक इंडिविजुअल पे, उसमें प्रोपेगेंडा इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यदि आप प्रॉपरली प्रोपेगेंडा स्टडीज़ का लिटरेचर पढ़ें तो आपको बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि क्यों कौन सी चीज़ बोली जा रही है। सो द डिफ़िकल्टी ऑफ द गवर्नमेंट तो ये है दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड बट what should we do as community? I think मतलब it is a slightly pessimistic view. I don't know if even people from my community will agree with it, but मुझे लगता है कि अभी हम वापस तो जा नहीं सकते, इसलिए हमें सारी एनर्जीज फोकस करनी चाहिए टू द प्रेजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर एंड टू द प्रेजर्वेशन ऑफ आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम अधिकतर शैव और शाक्त हैं, और हम जो हमारी पूजा पद्धति है वो टोटली तांत्रिक और कौलाचार वाली पद्धति है, उसको प्रिजर्व करना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी नियर एक्सटिंक्शन, ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है, इसलिए वो प्रैक्टिशनर्स भी बहुत कम है। इसलिए लास्ट डिच एफर्ट टू सेव आवर कल्चर, टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ दैट। और जब आगे जाके अगर हिंदुओं ने, इफ हिंदूज गेट देयर एक्ट टुगेदर एंड 50 और 100 years later वी हैव अ क्लेम ऑन कश्मीर, अ प्रॉपर क्लेम ऑन कश्मीर, तो तब हम वापस जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अभी कोई चांस नहीं। इट्स नॉट हैपनिंग इन अ लाइफ टाइम। नो, आई डोंट लाइक टू बी मैं प्रोफेसीज नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगले 20-30 साल में तो कहीं नहीं होगा। सर, आपने बात करी कि वी हैव टू प्रिजर्व आवर कल्चर वेयर द थिंग्स कम, लाइक Hindus have been for years have been discriminated in this country, the secular country of India, on the basis कि temples have been controlled by the government for a very long time, and that's not the case with other religions, as in Islam, Christianity and stuff. So there have been talks about temple freedom और state control से छुड़ाना है. उसके कुछ काउंटर आर्गूमेंट्स भी आते हैं फ्रॉम द लेफ्ट कि टेम्पल्स फ्री हो जाएंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, ब्राह्मणों का राज हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं. सो हाउ डू यू सी दैट एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फ्रीडम ऑफ आर टेम्पल्स फ्रॉम स्टेट कंट्रोल इन द यूनिटी ऑफ आर रिलीजन, ऑफ आर कल्चर? तो पहली बात तो जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो अधिकतर लेफ्ट से नहीं आते, क्योंकि लेफ्ट को कोई लेना देना ही नहीं है मंदिरों से, वो राइट से ही आते हैं. और राइट का ही एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि अरे ये हो गया तो जातिवाद हो जाएगा. लेकिन अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे सरकारी नियंत्रण नहीं है. इससे पहले कि उत्तराखंड में जो ये अधिनियम बनाया गया जिसमें मंदिरों को फिर सरकार के अंडर लिया गया, फिर फ्लिप फ्लॉप हुआ, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर वापस हुआ, ये कुछ हाइड एंड सीक चल रहा था वहाँ पे. तो उससे पहले तो वहाँ पे भी मंदिर जो थे वो मुक्त ही थे, और वहाँ पे तो कोई जातिवाद नहीं दिखाई दिया. या मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, पॉजिटिव सेंस में भी नेगेटिव सेंस में भी. पॉजिटिव सेंस में ये कि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में कालका जी मंदिर है, वो तो सरकार के अंडर नहीं आता, लेकिन वहाँ पे कोई पूछता है क्या गेट पे कि तुम्हारी कौन जात हो भाई? फिर तो ये सब तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इससे थोड़ी कुछ सिद्ध होता है. ये वो लोग बोलते हैं जो किसी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए या पार्टी में अपने नंबर बनाने के लिए ऐसी व्यर्थ बातें करते हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं. बाकी इसमें ये कोई एविडेंस तो दूर की बात, इसमें कोई लॉजिक और सेंस ही नहीं है इस आर्ग्यूमेंट में कि मंदिर फ्री हो जाएंगे तो अरे वहाँ जातिवाद हो जाएगा. क्यों होगा भाई जातिवाद? जो ये एलिगेशन है कि पहले टेम्पल्स में एंट्री नहीं होती थी, जो वर्णबाह्य लोग थे, वो भी यूनिवर्सल नहीं है, वो भी सब मंदिरों में नहीं था. और ऐसे भी मंदिर थे जो जातियाँ अपने मंदिर स्वयं बनाती और संचालित करती थी. उन मंदिरों में अन्य जातियों के लोग नहीं आते थे.
उसमें हाई लो और ये सब का भेद नहीं है, उसमें बस ये है कि मेरी जाति का मंदिर है तो मेरी जाति के लोग ही आएंगे। तो वो समाज उस समय जो जाति व्यवस्था थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो वो उसके हिसाब से चलता था। सो इट वाज नॉट लाइक अबाउट कि ऊंची जाति है नीची जाति की, अगर ये लोग नहीं आएंगे नीची जाति का नहीं आएगा। आई डोंट वांट टू यूनिवर्सलाइज, आई डोंट इवन वांट टू मेक दैट क्लेम। हो सकता है कि ऐसे भी केसेस रहे हो, बट दोज वर फ्यू एंड फार इन बिटवीन। मोस्टली तो मंदिर यूनिवर्सली एक्सेप्टिंग थे। और क्योंकि उस समय पे जो रिचुअली जो जिसको बोलें कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था और जो रिचुअल सैंक्टिटी थी मंदिर की, वो बहुत ही ज़्यादा रिगरस थी। तो उस कारण से गर्भगृह में सबका जाना अलाउड नहीं था। उसमें हो सकता है कुछ वर्ण भेद हो कि भाई नहीं शूद्र नहीं जा सकते, लेकिन वो जो डिबेट्स हैं, अगर आपको वो डिबेट्स करने हैं तो गुड फेथ में करने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, आप लोग काशी में काफ़ी एक्टिव हो, तो काशी का बड़ा फेमस एग्जांपल है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के समय जो वहाँ पे एंट्री, जब लोअर कास्ट एंट्री का इशू उठा था, तो उसमें कितना पॉलिटिक्स हुआ था उसके पीछे, लोग उससे पूरी तरह से अवगत नहीं है। उसमें जो ट्रेडिशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसके सबसे क्लियर, जिसकी आर्टिकुलेशन जो करपात्री महाराज करते थे, उन्होंने ये बोला कि भाई शास्त्रों के अनुसार ही तो संचालन होगा मंदिरों का। तो अगर शास्त्रों में ऐसा है तो उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि आज के समय के अनुसार गर्भगृह में सबकी एंट्री रोक दें और सब दर्शन बाहर से ही करें, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो शूद्र है, चाहे कोई भी, सब बाहर से करें, ताकि मंदिर की जो अपना जो उसका आगमिक इंजंक्शन है वो ट्रांसग्रेस ना हो। तो ये भी एक सोल्यूशन है। ये डिबेट तो कर सकते हैं ना। ऐसा कोई, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली जिससे लोग इतना हाहाकार छाती पीटना शुरू हो जाते हैं कि अरे ये कास्टिज्म है। इसमें क्या कास्टिज्म है? आपको तो क्लियर लाइन इक्वालिटी ही तो दे रहे हैं, बराबर कर देना सबके लिए, बराबर कर दिया। लेकिन आप ये कहें कि जिसका मन हो वो जा सकता है, जैसे शबरीमला में हुआ, है ना, कि जिसका मन है वो जा सकता है, तो ये तो चल नहीं सकता ना, क्योंकि मंदिरों की अपनी एक मर्यादा है और आपको वो मर्यादा का पालन करना है, तभी आप मंदिर जा सकते हो। अगर आप उस मर्यादा में नहीं विश्वास रखते तो आप मंदिर मत जाओ, सीधी सी बात है, घर पे पूजा कर लो ना। तो ये तो डाइग्रेशन था, बट जो मेन मुद्दा है ऑफ फ्रीइंग हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, उसका कोई टेम्पल एंट्री से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज के समय में कोई किसी को नहीं रोक रहा। अगर पहले हुआ भी हो, वो केस टू केस स्टडी किया जा सकता है, लेकिन पहले भी ऐसा कोई ब्लैंकेट बैन नहीं था और आगे भी नहीं होगा। मंदिर सबके हैं और सबके लिए अलाउड है, और हर जाति का एक अपना रोल है मंदिर के रिचुअल में, ये भी बहुत क्लियर है। हज़ारों आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे कि कौन से, जैसे उत्सव मूर्ति बाहर निकलती है जब उत्सव के लिए, तो उस समय पे कौन सी जाति का क्या उसमें रोल है। कोई कपड़ा लेके जो उत्सव, जो मूर्ति है, मूर्ति का कपड़ा कौन सिलता है, उसका जो कलश है वो कौन सर पे लेके जाएगा, जो भोग चढ़ता है वो भोग किसके घर से आएगा, अच्छा वो भोग कौन, पुजारी को भोग कौन पकड़ाएगा, अच्छा फिर उसके बाद जो नैवेद्यम होगा उसका कैसे बांटा जाएगा, किन जातियों को कैसे मिलेगा, क्लियरली वो भी डिफाइंड है कि इसको इतना भाग मिलेगा, इसको, उनके भी कितना कॉम्पोजिशन है उस रीजन में, है ना, जिसका ज़्यादा है उसको ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही, मतलब फ्रॉम टाइम इमेमोरियल दीज थिंग्स आर कंटिन्यूइंग, और वैसे ही चलेंगी। हमारा कोई ऐसा ओप्रेसिव पास्ट है नहीं जो ये दिखाते हैं, और ना ही कभी हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। तो ये सब बहाने हैं। अब प्रश्न जो आपने मेन पूछा कि उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है फ्रीडम ऑफ टेम्पल्स की, वो ये है कि अगर मंदिर आपके नियंत्रण में नहीं है, अपने ही धार्मिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मंदिर, वही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए ना तिरुपति में क्या हुआ, है ना। हाँ। तो सामने आपके बिल्कुल कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। और अगर आप ये प्रिवेंट करना चाहते हो तो हिंदू समाज को संगठित होके सरकार को लात मार के बाहर निकालना चाहिए मंदिरों से कंप्लीटली। उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन वो ये प्रॉब्लम्स नहीं है कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदू समाज की मानसिकता है और जो सोचने की कैपेसिटी तो घट ही चुकी है,
पर ये समझना कि अगर सरकार मंदिर को कैश काउ की तरह ट्रीट कर रही है तो क्या कम्युनिटी के पास जब जाएगा तो वो कम्युनिटी उसको कैश काउ की तरह ट्रीट करेगी या नहीं? मुझे लगता है करेगी। तो वो एड्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकते हैं, किस तरह से गवर्नेंस का हम, और उसमें संत समाज का और हमारे जो मठाधिपति हैं और जो थॉट लीडर्स हैं हिंदू धर्म के, वो उनका योगदान बहुत आवश्यक है कि वो आगे का जो मार्गदर्शन है समाज का वो करें और वो बताएं कि आज की परिस्थिति में, आधुनिक परिस्थिति में किस तरह से मंदिरों को अब दिस लेवल ऑफ पॉपुलेशन, इतना जो कमर्शलाइज हो चुका है सब कुछ और जाति व्यवस्था टूट चुकी है, वर्ण व्यवस्था तो अब नाम की रह गई है, तो अब नए इस समाज में कैसे हम मंदिरों को वापस अपने नियंत्रण में लेके, और जो मंदिर का पर्पस है कि वो देवता का आलय है, देवालय है, और देवता की सेवा उसका प्राइमरी पर्पस है, दर्शन करना उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है, देवता की सेवा करना उसका प्राइमरी पर्पस है, ये शास्त्रों में निर्धारित है। तो उसके अनुसार देवता की सेवा बेस्ट कैसे हो, उसका एक गाइडलाइन इन द मॉडर्न टाइम्स इज सर्टनली रिक्वायर्ड। और वो अगर हम एक सामाजिक कंसेंसस ला सकते हैं विद द लीडरशिप ऑफ आवर सेंट्स एंड स्कॉलर्स, तो उसके बाद फिर कम्युनिटी भी उसको ऑपरेट कर सकती है, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। वन ऑफ द थिंग्स जो टेम्पल कंट्रोल का हम लोग की हिंदू समाज पर असर पड़ा वो ये था कि वी वन नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर द कम्युनिटी एज अ टाइम एज वे बैक वी यूज टू डू, जो बाकी कम्युनिटीज़ में होता है। लाइक इस्लाम में मदरसे चलते हैं जहाँ पर बच्चों को स्टार्टिंग से एजुकेशन दी जाती है, अच्छा बुरा वो तो बात की बात है, बट ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज में भी होता है, जो चर्चेज होते हैं दे एक्ट एज अ support system for their community. Because of the temple control, Hindu temples and places of worship have not been able to provide that support to the public, and because of that एक रीज़न ये भी है कि उसकी वजह से वो कन्वर्जन, जो कि हम मोस्टली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखते हैं, जहाँ पे कहा भी जाता है कि चावल की बोरी या उसके लिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दे हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट ऑल्सो टू द कम्युनिटी। And do actually we realize that at times temple used to provide for us and that they don't now, और क्या हम वो रियलाइज़ करते हैं कि उसका नुकसान हमें क्या है, और उसके अवज में हम कॉन्वेंट स्कूल्स, क्रिश्चियन स्कूल्स में एडमिशन्स ले रहे हैं, उनके हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो टेंपल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। उस चीज़ की इंटेंसिटी क्या हम रियलाइज़ करते हैं? नहीं रियलाइज़ करते। और मुझे तो लगता है कि जो समाज है, हिंदू समाज, वो ये कमी महसूस भी नहीं करता, उसका तो दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं करता कि ये भी करना चाहिए। और उसका भी मतलब ये सर्कुलर प्रॉब्लम्स होती है ना, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, कि चिकन एंड एग स्टोरी है कि क्या पहले क्या किया जाए, क्या पहले लोगों की अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जाए और उनको एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन, जनरली समाज का एवरेज जो है वो ऊपर किया जाए, और उसके बाद मंदिरों को, लेकिन मंदिरों को फ्री करने से भी वो ऊपर होगा, है ना, ये एक सर्कुलर रिलेशनशिप है। तो दैट इज़ एन एंडलेस डिबेट, बट कहीं तो शुरुआत करनी है, और मुझे लगता है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फर्स्ट एंड दिस मॉन्स्ट्रस वे ऑफ मैनेजिंग टेम्पल्स, जो जैसा हमने तिरुपति के केस में देखा, और ये तिरुपति का केस तो बाहर निकल के आया। अगर आप, बट लोग कहते हैं कि तिरुपति का जो केस है वो अभी लाइक फुल्ली क्लेम्ड नहीं है कि वो सच है कि नहीं, मतलब देयर हैव बीन, तो लोग बोलेंगे वी लिव इन अ प्रोपेगेंडा सोसाइटी, तो वो तो बोलेंगे ही कि कोई भी सच फाइनल नहीं होता एक प्रोपेगेंडा सोसाइटी में, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, कुछ कंफ्यूज करके, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं तो वो बोलेंगे ही। लेकिन हमारा तो स्किन द गेम है ना, तो हम तो बोलेंगे कि भाई अगर वो है भी नहीं, और अगर ऐसी भनक भी है और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, तो हम वो क्यों होने देंगे अपने साथ। मान लो नहीं हुआ, लेकिन इससे ये तो डेमोन्स्ट्रेट हुआ ना कि हो सकता है। और अगर ये हो सकता है तो उसको एलिमिनेट करना चाहिए उस पॉसिबिलिटी को। क्या हम मंदिर में बीफ के लड्डू खाएंगे? अब ये समय आ गया तो सीधी सी बात है। बट उस पर भी हिंदू समाज की कोई इंटेंसिटी मुझे उतनी दिखी नहीं, क्योंकि हम जैसे कुछ लाइक लास्ट ईयर आई गेस जो स्टेटमेंट आया था कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, कुछ टाइम तक वो चला भी शांत हो गया, अभी ये लड्डू का मुद्दा या इस पे चला शांत हो गया। तो आप किस टाइप की इंटेंसिटी लाइक ओके, सो एक चीज़ हम हमेशा दूसरी कम्युनिटी से देखते हैं इज लाइक देयर एबिलिटी टू गैदर द मासेस ऑन द रोड्स। आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ सॉल्यूशन, नो, दैट इज अ सॉल्यूशन, बट वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता। जब मासेस रोड पे आते हैं
तो हमेशा जो सरकार होती है उसके पास वो शक्ति रहती है, वो सामर्थ्य है कि वो उस क्राउड को डिसबर्स कर सके। वाटर कैनन चलाए, टीयर गैस चलाए और ज़रूरत पड़े तो गोलियां भी चलाए, और वो उस पूरी जो भीड़ है, जो मॉब है, उसको आधे घंटे के अंदर रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन वो सरकार वो स्टेप उठाएगी या नहीं, इसके पीछे बहुत सारा कहने को षड्यंत्र है ना। वो तब ही कर पाएगी जब उसको पता है कि ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ है भेड़ों की। और अगर इनके ऊपर चला दी तो कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग जैसे कश्मीरी पंडित हैं, हमें लोग बोलते हैं कि तुमने क्या किया, तुम अपने लिए, या कैसे ऑर्गेनाइज हुए, क्या प्रोटेस्ट किया। सैकड़ों बार ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है दिल्ली के अंदर, ये जंतर मंतर साइड में, इंडिया गेट, ये सब किया है। और पुलिस को 15 मिनट नहीं लगते वो भीड़ को मैनेज करने में, है ना। कि उसमें उनके लिए क्या बड़ी बात है। 5000 लोग जमा हुए, ठीक है, लाठी चार्ज कर दिया, टेयर गैस चला दिए, 5000 में से 50 को लॉकअप में डाल दिया, हो गया काम। लेकिन अगर यही भीड़ सो कॉल्ड फार्मर्स की आती है तो तब नहीं कर पाते। तब वो तभी करेंगे जब वो एक्चुअली राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पे पहुंच गए ना, और अंदर जो प्रेसिडेंट है वो बैठ के सोच रहा है कि अब क्या होगा, तब उनके साथ ऐसा करेंगे। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि जो ये लोग हैं, जो जैसे मुस्लिम्स जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो इनके पीछे जो पूरा वैश्विक जो समूह है इनका, और जो जियोपॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो मिडल ईस्ट से इनको सपोर्ट मिलता है, जो इवन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से इनको सपोर्ट मिलता है, मीडिया है इनके साथ खड़ा, पूरा जो ग्लोबल मीडिया है वो हेडलाइंस बन जाती हैं उसमें कि ऐसा हुआ, ये हुआ। तो द गवर्नमेंट इज़ आर्म ट्विस्टेड, और वो अपना मुंह बंद। तो मोनोपोली ऑन वायलेंस तभी सरकार एक्सरसाइज करती है जब वो हिंदुओं की बात हो। अगर और कोई समुदाय हिंसा पे उतर आए तो मोनोपोली ऑन वायलेंस क्लेम नहीं करती सरकार। और इसके लिए इंस्टीट्यूशंस पीछे होने चाहिए जो आज की इंफॉर्मेशन एज में वो नैरेटिव कंट्रोल कर सकें और एक ग्लोबल हवा क्रिएट कर सकें। तो वो हिंदुओं के पास नहीं है, और मुझे लगता है कि सबसे पहले हिंदुओं को ये इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, अपने सेल्फ फंडेड, जो दैट लुक आउट फॉर आवर इंटरेस्ट्स। they can who can like gather the masses when it's needed. Not just gather the masses is the easiest of the thing. Gather the masses में कुछ नहीं है। They can provide for a support system. हाँ, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ना, कि अगर कोई मान लो लोग सड़क पर उतर आए, जैसे स्टोन पेल्टर हैं, स्टोन पेल्टर कश्मीर में उतर आते थे, पहले तो उनको पैसे भी दिए जाते थे। उस समय 300 होते थे, आज शायद रेट 600 हो गया हो, 800 हो गया हो, जो भी है, पर डे का रेट है, तो वो देते थे। उन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी रकम है, वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर कोई पुलिस में गया तो पुलिस भी पूरी उनकी है। अब मान लो किसी पे FIR हो गया, किसी पे लीगल केस चला, तो देयर इज अ बैटरी ऑफ लॉयर्स टू फाइट फॉर देम, प्लस देयर इज लॉबिंग एट द लेवल ऑफ द पार्लियामेंट, जो ये प्रेशराइज कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को करे कि ये केसेस वापस कर दो, ये केसेस हटा दो। और फिर गवर्नमेंट आके, चाहे वो किसी भी सरकार की गवर्नमेंट हो, वो ये बोलेगी कि हमने गुडविल जेस्चर की तरह इनके सारे FIR हटा दिए क्योंकि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये ऐसे चलता है। यहाँ पे कौन किसको पूछ रहा है। वो दादरी में वो जिन्होंने वो जो बीफ जिसने अपने फ्रिज में स्टोर किया था, उनकी गाय काटी थी उसने और उसके लंबी हिस्ट्री थी वो अखलाक की। अब जो भी हुआ वहाँ पे, अल्टीमेटली वो लोग कहाँ हैं अभी, को किसी को पता भी नहीं है, उनको कौन सा सपोर्ट मिल रहा है। और कभी सरकार उनके लिए ओपनली सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हमारे कोई लीवर्स नहीं है हमारे हाथ में जो प्रेशर बना सकें। एंड वी आर आइसोलेटेड एज अ सिंगल पॉलीथीस्ट सर्वाइविंग मतलब रिलीजन, और पूरी दुनिया में हमारे कोई एलाइज नहीं है। तो ग्लोबली ऑल्सो वी आर आइसोलेटेड। तो उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी चाहिए। Okay. Like
a spectrum of questions that I can ask, but देखते हैं what goes through. One of the things that always has been, एक जो हमें हिंदुइज्म के साथ एक छाप दिया गया है, is like it is all about casteism. It's all about जातिवाद. First of all, जो मेरा अब तक थॉट प्रोसेस था कुछ टाइम पहले तक, कि जातिवाद और if casteism is the right word to use for it in, or like okay, if जातिवाद अगर था भी, सो इट वॉज, जो मेरा थॉट प्रोसेस था कि वर्ण व्यवस्था थी जो स्टार्ट हुई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, विच इज़ बेस्ड ऑन द जॉब और कर्म, कि वो क्या कर्म चूज करते हैं, कि अगर कोई वॉर करना चाहता है, वो फिजिकल लाइक तलवारबाजी जो भी है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा. ये सिस्टम बना था. इवेंचुअली एज टाइम पास्ड इट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू जातिवाद. जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आई एम नॉट लाइक क्लेमिंग दैट, कि इट सॉर्ट ऑफ बिकम लाइक अ नेपोटिज्म, कि मेरा बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है, तो ब्राह्मण ही कहलाएगा. और आई वॉज रीडिंग अ बुक बाय कॉनराड एल्स्ट विच वॉज ऑन आर्यन इन्वेजन, एंड वहाँ पे एक लाइन लाइक ही क्लेम्स कि जातिवाद हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी. एंड जहाँ पे एक सेगमेंट आता है उस बुक में वेर कृष्ण एंड अर्जुन दे आर हैविंग कॉन्वर्जेशन, वेर ही सेज कि बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय, it is your job to pick up arms and fight. Doesn't matter whoever is in front of you. So इस पे बहुत सारे क्लेम आते हैं कि देखो ये तो जातिवाद बर्थ बेस्ड है. So what is the reality? उदाहरण दिया वो कृष्ण और अर्जुन का. मैं तो वैसे कोई धर्माचार्य हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे समझ आता है वो मैं बोल सकता हूँ कि जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है गीता में, उसमें अर्जुन ये कह रहा है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, और कृष्ण उनसे ये कहते हैं कि तुम्हें लड़ना है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, जैसा आपने कहा. तो वो कैसे डिसाइड हुआ कि वो क्षत्रिय हैं? वो तो बर्थ से ही डिसाइड हुआ ना, क्योंकि उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, और उसके बाद उन्होंने क्षत्रिय को जो एजुकेशन दी जाती थी वो पूरी शिक्षा उन्होंने अर्जित की, और वो युद्ध में उनको अपना रोल प्ले करना था. अब युद्ध में आके उनको लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, तो ये तो फिर आर्ग्यू किया जा सकता है ना कि एक्चुअली वो क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि बाय नेचर ही वाज अ ब्राह्मण देन, बिकॉज ही वांटेड अहिंसा. बट इट कैन बी सेड लाइक कि इट कैन बी स्पेसिफिक टू द मोमेंट, क्योंकि उनके पास जो वही तो मैं कह रहा हूँ, था, दे वर लाइक स्पेसिफिक टू द मोमेंट ही है ना. फिर तो आर्बिट्ररी हुआ ना. फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन क्षत्रिय है और कौन ब्राह्मण है? मोमेंट टू मोमेंट अगर ऐसा होने लग गया, उसको कन्वीनियंट लगेगा. आज मतलब मैं अगर एट दिस एज इफ आई वर अ प्रॉपर प्रैक्टिसिंग वैदिक ब्राह्मण, तो मुझे लगता है कि यार ये कितना मुश्किल है. ये है सुबह सुबह 3 बजे उठ के अपना ये सारे अनुष्ठान पूरे करना, और रोज़ रोज़ मुझे ये 10-10 घंटे का ये रिचुअल करना है, और इतना सारा, और बच्चों को भी पढ़ाना है, ये जो गुरुकुल चलाना है, ये करना है, वो करना है. बहुत हो गया यार. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, पैसे वैसे भी कमाऊँ, तो वैसे नहीं बन जाएगा. है तो प्रवृत्ति है ना, तो फिर कैसे आप डिसाइड करोगे कि नहीं? तो उस पर कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, वो बचपन में वो पता चल जाता है, फिर उसके बाद उनकी एजुकेशन होती है, कि बच्चों से इंटरव्यू लेते थे. मतलब रिडिक्युलस है ये क्लेम कि तुम क्या हो बेटे, तुम क्या हो, ये क्वेश्चनर भर दो और बताओ ये क्या है. एक्चुअली क्या है कि जो मेरिटोक्रेसी है, मेरिटोक्रेसी के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम पूरे इतिहास को मेरिटोक्रेटिक बनाना चाहते हैं. जबकि मेरिटोक्रेसी इज एट बेस्ट 200-year-old सिस्टम, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इट बिकेम नेसेसरी, क्योंकि आपको इंडस्ट्री के लिए वर्कफोर्स चाहिए था, और वो वर्कफोर्स आप ट्रेडिशनल जिस तरह समाज बटा हुआ था वो नहीं कर सकते कहीं पे भी. मैं भारत की बात नहीं कर रहा. भारत में तो अंतर केवल इतना था कि यहाँ पे जो वर्ण और जाति का मैट्रिक्स था वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था. उसके पीछे डीप थॉट और इंसाइट्स थी हमारे शास्त्रों की और ऋषियों की, और इसलिए वहाँ पे वर्ण संकर एक्टिवली अवॉइड किया जाता था फॉर वेरियस रीजन. वो अलग वे. लेकिन बाकी अगर आप यूरोप भी चले जाएं, आप नॉर्थ अमेरिका कहीं पे भी चले जाएं, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, प्री इंडस्ट्रियल प्री मॉडर्न सोसाइटी, वहाँ लगभग जाति के अनुसार ही चलता था. जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही मैं भी करूँगा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें क्या सोचना. मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं जाके अब मैं इंजीनियरिंग करूँ, मेडिसिन करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो तो था ही नहीं. तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही चलता था.
तो अब हम अगर इसको प्रेजेंटिज्म की लेंस से देख के ये बोलें कि नहीं तब भी लोगों से पूछा जाता था, तो वो हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हम सोच नहीं पाते, वी कांट थिंक आउट ऑफ द करंट कंस्ट्रेंट्स, तो आज के कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से अगर हम पास्ट को जज करने लग गए और आज की रियलिटी को ज़बरदस्ती हम पास्ट पे इम्पोज करें, तो ऐसा कन्फ्यूजन होता ही है। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया was not a meritocratic society as was any other part of the world. कहीं पे भी मेरिटोक्रेसी नहीं थी, और वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो उस समय के अनुकूल थी। और आज भी जो हम जिस समाज में आज रहते हैं उसमें भी जो करंट सिस्टम है वो भी ब्रेक डाउन कर रहा है, हमारी आंखों के सामने ब्रेक डाउन कर रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि आज कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसने अपने आसपास देखना ही छोड़ दिया है, कि वो अपने जीवन में इतना तृप्त है। क्योंकि ये कई इंटेलेक्चुअल जो सोशल मीडिया पे आते हैं, वो उनका अपना जीवन जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, उनको ये नहीं दिखाई देता कि आसपास किस तरह के स्ट्रगल्स चल रहे हैं दुनिया में। आप अगर इफ़ यू आर वेल फेड एंड यू हैव रिसोर्सेज एट हैंड एंड यू आर वेल एजुकेटेड, अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ के आपने अच्छी डिग्री हासिल कर ली, तो आपको लगता है पूरी दुनिया वैसी है। ऐसा नहीं है, यू आर जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आज की जो परेशानियां हैं, अगर उनके ऊपर आप थोड़ा विचार विमर्श करो तो पता चलता है कि दोज आर प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट टाइम्स एंड द करंट इंस्टीट्यूशंस। अब उसका क्या कर लोगे? और जाती जाती हमेशा गाली देना क्यों? सेम चीज़ जो मैंने कश्मीर के संदर्भ में कहा था कि सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो किसी भी प्रकार का भ्रम फैला देगी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर दिया, डाइग्रेस कर दिया, तो लोग भी उससे, अगर एक्सप्लेनेटरी पावर है किसी लेवल में किसी चीज़ का, तो लोग ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी जिज्ञासा शांत करनी है, तो वो ले लेते हैं। मासेस विल टेक दैट, कोई क्रिटिकली नहीं सोचते ना इतना लोग। तो वही चीज़ इसके साथ भी, कास्ट वाले इशू के साथ भी होती है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आए। अभी मैंने देखा कि एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन प्लस स्क्रिप्ट राइटर प्लस स्टोरी राइटर प्लस वरुण ग्रोवर सेड कि हम झूठा नहीं खाते इसलिए इंडिया गंदा है। अरे भाई, तो अब क्या मतलब गिरा हुआ चाटना शुरू हो जाए ज़मीन पे तब इंडिया साफ होगा? कैसी बातें करते हैं यार लोग। इट इज़ रिडिकुलस, बियॉन्ड रिडिकुलस, एब्सर्ड। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ प्रमोट्स दैट। इस पे मैं थोड़ा डाइग्रेशन कर सकता हूँ कि जो एजुकेशन का जो अवधारणा है और लोग जिस तरह से सोचते हैं हमारी आधुनिक शिक्षा के बारे में, वो ये सोचते हैं कि शिक्षा से हम सशक्त होते हैं और हमें एक लेंस मिलता है जिससे हम दुनिया को क्लियरली देख सकें। पर जो वास्तविकता है वो ये है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, इट इज़ अ प्राइमर फॉर प्रोपेगेंडा। You are primed for propaganda of the future when you join mainstream society, when you join the workforce, और आप political process में part लेने लगते हो। If you are not educated in school, जो schooling नहीं हुई ना आपकी अगर, तो आप you will find it difficult to get integrated into that society, that propaganda society. So education is priming you for propaganda। और ये जो फिर आप जब आप होश संभालते हो, उसके बाद जो टीवी और अन्य ब्रॉडकास्ट के मीडियम से जो आपको कंटिन्यूस फीड किया जाता है, तब आप उसको एब्जॉर्ब कर देते हो और वो आपका वर्ल्ड व्यू बन जाता है और वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। फिर आप उसके बियॉन्ड सोच नहीं सकते। तो ये हमारी सैड रियलिटी है। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल जो मैंने आपसे सुना था अबाउट कास्ट वाज दैट बिकॉज जातिवाद एग्जिस्ट्स इन आवर हिंदू सोसाइटी, उसकी वजह से देयर हैव बीन सर्टेन प्रोफेशंस दैट हैव बीन जनरेशनल। जस्ट करेक्टिंग यू, जातिवाद नहीं, जाति, सॉरी आई अपोलोजाइज। बिल्कुल, नो इट्स ट्रू, बिकॉज जाति एग्जिस्ट्स इन आवर सोसाइटी, सो देयर हैव बीन प्रोफेशंस दैट हैव बीन जनरेशनल। जो फादर कुछ काम करते हैं दैट इज कैरीड ऑन बाय द सन एंड ऑल। जो मैंने खुद भी देखा है कि हमारे घरों में, हमारे समाज में होते हैं गुरु जी, जो कुल गुरु के होते हैं। लाइक माई फादर हैड हिज गुरु, सो लाइक इट्स अ पद्धति कि हिज सन विल बी माइन, सो दैट दिस कैरीज ऑन। आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि ओके इट्स नॉट देयर चॉइस और फिर ये थोपा जा रहा है और जो भी है। सो हाउ डू यू सी दिस कि बिकॉज देयर हैव बीन थिंग्स दैट आर जनरेशनल, सो ये एक चीज़ है जो एक तरह से देखें सो इट्स नॉट अ डिवाइडिंग फैक्टर।
ये एक तरह से यूनाइट कर रही है और एक चीज़ को जनरेशनल कैरी ऑन कर रही है. हाउ डू यू सी दैट? जो जनरेशनल कंटिन्यूटी है वो किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा मूल्यवान ट्रेट है, एट्रीब्यूट है. क्योंकि अगर आप सब कुछ इसी लाइफ टाइम में शुरू करना चाहते हैं और इसी लाइफ टाइम में संपन्न करना चाहते हैं तो वो कभी लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग गेम नहीं खेल सकता. आज के आधुनिक हिंदू समाज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि ये सिस्टमैटिकली जो इंटरजनरेशनल कंटिन्यूटी एंड इंटरजनरेशनल ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, नॉलेज, विजडम, जो भी बोलो उसको, नॉलेज सिस्टम्स, वो डिसरप्ट कर दिया गया है. और ये डिसरप्शन के कारण हमारा समाज बिखर चुका है. अब ये जो इंटरजनरेशनल कंटिन्यूटी है ये मेंटेन कैसे होती है? ये मेंटेन तभी होगी ना जब आप फ्रॉम फादर टू सन उन चीज़ों को ट्रांसमिट करने की जो चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट करें. मॉडर्निटी में और जो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा में केवल एक चीज़ को ही लेजिटिमेसी दी गई है कि आप वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो है पैसा, आपकी वेल्थ. वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. ज़्यादा वी शुडंट स्पीक टू सून, नया कोई बिल अनाउंस हो जाए, पर अभी तक तो है. तो वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रिविलेज है. और जो वामपंथी लोग हैं वो उसके विरुद्ध हैं. वो हमेशा बोलते हैं कि प्रिविलेज, अरे यू आर प्रिविलेज, तुमने मुंह खोला, अरे यू आर प्रिविलेज, चुप रहो, मुंह बंद रखो, तुम्हारे पास तो प्रिविलेज है. तो प्रिविलेज ना होगी, कोई पाप कर लिया यार, है ना. तो प्रिविलेज का जो मल्टी डायमेंशनल एक पार्ट है कि प्रिविलेज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. जैसे एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, प्रिविलेज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स. आपके पास पैसा है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कल्चर है, आपके पास अच्छा रहन सहन है, स्किल्स हैं, तमीज़ से बात कर सकते हो, शिष्टाचार है ना. वो सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट हो जाती हैं. तो क्या ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या नहीं? आज सारे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र को प्रतिबंधित कर दिया गया है और केवल पैसे को ही आप अलाउ करते हो ट्रांसफ़र करना. वो इसलिए क्योंकि आपका जो समाज है वो यूनी डायमेंशनल हो चुका है. इट इज़ अ हाइपर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जिसमें आप और किसी चीज़ को वैल्यू करते ही नहीं एक्सेप्ट फॉर मेकिंग मनी. मार्केट फोर्सेस हैं और मार्केट फोर्सेस के अधीन हो आप यू आर ऑलमोस्ट अ स्लेव टू द मार्केट टुडे. दैट इज़ हाउ वी एग्जिस्ट. और इस ये जो ओवरआर्चिंग रियलिटी है ऑफ our lives, this is what dominates us and it does not even allow us to think कि क्यों ऐसा है. और क्यों, मतलब अगर आप अभी ये शुरू कर रहे हो अपना पॉडकास्ट और मीडिया और डॉक्यूमेंट्री, फिल्म मेकिंग, जो भी आप कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अक्यूमुलेट, लेट्स से भगवान करे आपका ये काम जो है वो सफल हो, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, और वो सफलता जो भी आपने बिल्ड किया है अगर आप वो नेक्स्ट जनरेशन अपनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो फिर आपने क्या किया? आप गए, वो भी गया, है ना. तो जो मैंने स्किल्स सीखे, जो मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो तो अगला काम जो होगा उसका स्केल भी बढ़ेगा और जो ट्रस्ट है समाज में वो एक्सपोनेंशियली हर जनरेशन के साथ एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरह वो बढ़ता रहेगा. अगर मैं और आप हम एसोसिएट करते हैं अपने लाइफ टाइम में तो हमारे बच्चे जो हैं वो भी एसोसिएट करेंगे बचपन से, और जब वो बड़े होंगे उनका ट्रस्ट एक अलग लेवल पे होगा जो हमारा नहीं होगा, है ना. और फर्दर वो चलता रहेगा. तो वही तो एक हेल्दी समाज का मापदंड है कि कितना ट्रस्ट है सोसाइटी में. आज अगर आप सब कुछ एक लाइफ टाइम में ख़त्म कर देते हो तो रिजल्ट आपके सामने हिंदू समाज में. इट्स अ वेरी लो ट्रस्ट सोसाइटी जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करना भी नहीं जानते. और हमारे पूर्वज जो देखते हैं, आजकल पितृपक्ष चल रहा है, वो देखते होंगे तो वो शर्म के मारे लगता होगा कि कैसे लोग हैं जो हमने छोड़ दिए पीछे. जो है ना. सो यू लुक एट वे हाउ पीपल टॉक टू गार्ड्स, टू रिक्शा पुलर्स, मतलब, और ये हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही बदतमीजी. तो इसमें जब आपके बच्चे जो हैं जब वो कॉलेज जाते हैं और वो देखते हैं, वो थोड़ा बहुत जागरूक होते हैं
सोशल रियलिटीज़ को, ऑलरेडी वो दे आर प्राइम्ड बाय प्रोपेगेंडा ऑफ एजुकेशन। जब वो देखते हैं दे फील अ सेंस ऑफ रिबेलियन और वो कहते हैं कि मैं हमारे घर वाले तो बिल्कुल मूर्ख थे और कितने घटिया लोग हैं, और देन दे पिक अप ऑल दिस जार्गन और वो एकदम अटैच हो जाते हैं टू दीज एक्सप्लॉयटेटिव आइडियाज़ ऑफ कम्युनिज्म और जो भी बोलो या तो इस वोक का कारण ही है, वोक का कारण ही है। तो वो जो व्यवस्था है टू ट्रांसफर कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट हैज़ टू बी देयर फॉर एनी सिविलाइजेशन टू सर्वाइव। Yeah. So, finally, of course, I have to ask this. 2 more questions. Firstly, because election results had come of Lok Sabha 2024, we had seen जो भी जुमले, जो भी बातें की गई थी, they were like, उसका कुछ भी जवाब उन्हें नहीं मिला वैसा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि पार्लियामेंट में जैसे पिछले 2 टर्म्स में बीजेपी या एनडीए जिस तरह से गरजती थी पार्लियामेंट में सॉर्ट ऑफ कि ऑपोजिशन को बिल्कुल धराशायी कर देना, हर जगह बिल्कुल हमारे बातें चल रही हैं, दैट हैज़ बीन बॉइल्ड डाउन नाउ बिकॉज द ऑपोजिशन, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव द नंबर्स नाउ, सो दे आर मच मोर वोकल। बीजेपी थोड़ा सा ठंडी हुई है। इट इज़ टू सून टू जज, बट स्टिल आई वॉन्ट टू आस्क, हैव योर ओपिनियन, हाउ डू यू सी दिस टर्म गोइंग फॉरवर्ड? वॉट इज़ द आइडिया ऑफ हिंदुत्व फॉर बीजेपी नाउ, इफ एट ऑल इट एग्जिस्ट्स राइट नाउ? और बिकॉज मैंने एक वीडियो देखी थी कि मोदी जी वॉज टॉकिंग अबाउट कि हम इस तीसरे टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे, एंड समवन फ्रॉम द ऑडियंस शाउटेड काशी मथुरा, एंड ही जस्ट स्माइल्ड। सो दे हैव मेड एन ओपिनियन कि ओ ही हैज स्माइल्ड, सो ही हैज समथिंग इन हिज माइंड, और वो कुछ तो करने वाले हैं। आई पर्सनली डोंट थिंक सो। सो हाउ डू यू सी द आइडिया ऑफ, ऑल्सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ हिंदुत्व? How do you see the idea of Hindutva now in this country, BJP particular, and what is the step forward for us as Hindu society? तो एक एनालॉजी श्री रामकृष्ण परमहंस देते थे फ्री विल को लेके। वो ये कहते थे कि हमारा जो जीवन है और जो हमारी अपनी फ्री विल है, वो ही यूज्ड टू लाइकन इट टू कि एक बछड़ा है, वो एक रस्सी से, छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है किसी खूंटे से, और वो उसके आसपास जो रेडियस है ना, उतना ही उसकी फ्री विल है। उसके बियॉन्ड जो है ना, वो तुम्हारे प्रारब्ध है, और इतना लोड है तुम्हारे प्रारब्ध का कि वो तो होना ही है, लेकिन इतने में अगर तुमने ठीक कर लिया तो अगली बार तुम्हारी रस्सी और लंबी हो जाएगी और एक दिन शायद तुम्हारी रस्सी कट जाए, है ना। तो जो अगर हम इसी एनालॉजी को पॉलिटिकल प्रोसेस में और जो आज की पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं ग्लोबल, उसको इस पे अप्लाई करें, तो जो भारतीय स्टेट है वो भी उस बछड़े की तरह है। उसकी फ्री विल बहुत कम है, और वो इट इज़ स्टिल रीलिंग अंडर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ ओप्रेशन। और जो कॉलोनाइज हुआ हमारा देश फ्रॉम द इस्लामिक टाइम्स इन पार्ट्स, बट फिर प्रॉपर कॉलोनाइजेशन जो मेंटल कॉलोनाइजेशन है वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन में हुई। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है और वो सब चीज़ें इत्यादि जो जिसके बारे में बहुत ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब उनके लिए जब द कैपिटलिस्ट सिस्टम बिकेम ग्लोबलाइज्ड, और जो हम जिसकी नींव ग्लोबल ट्रेड की नींव जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी, वो जब 200 साल में परिपक्व होके अब उनके लिए इकोनॉमिकली इट वाज मेड मोर सेंस टू जस्ट विड्रॉ एंड रिमोटली कंट्रोल अस, वो किया थ्रू दीज वेरियस ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स, और ये सब जो भी हुआ वो उन्होंने किया। अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, दीज आर नॉर्मल फैक्ट्स, है ना। इसको जस्ट इंटरप्रेट, अगर हमारा फोकस कहाँ है, अटेंशन कहाँ है, उस पर अगर जाएं तो ये है। तो जो भी हमारे देश के ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं वो बाहर से बहुत हैवी कंस्ट्रेंट्स हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स, एंड वी आर जस्ट अ स्मॉल प्लेयर इन दिस बिजनेस। अब कोई बोले कि हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बने, उसकी मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट द रियलिटी टुडे इज़ दैट वी आर सिंपली रिस्पॉन्डिंग टू दोज प्रेशर्स। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उसका एक पहलू है, उसमें मैं मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं है, आई डजंट मैटर टू मी। पर ये है कि अगर हम ब्रॉडली देखें कि
एक नेशनलिस्ट साइड जिसको बीजेपी रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो लेगेसी पॉलिटिक्स जो यहाँ पे कांग्रेस और उसका था, उसमें मुझे जो अंतर दिखता है वो केवल इतना है कि क्योंकि जो पावर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था वो कांग्रेस को किया गया था, जवाहरलाल नेहरू एंड द पॉलिटिक्स दैट फॉलोड, द सेक्युलरिस्ट सो टू स्पीक, देयर दे आर इन अ मच मोर कंफर्टेबल पोजिशन. वो ऑलरेडी जो ग्लोबल फोर्सेज हैं उनके साथ दे आर वेल अलाइंड, और उनका पॉलिटिक्स दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ अलाइनिंग टू दोज पावर्स. पहले सोवियत यूनियन के साथ भी एक बहुत क्लोज वो था, फिर यूनिपोलर हो गई दुनिया, तो वी डिडंट नो व्हाट टू डू फॉर सम टाइम, बट नाउ वी ट्राई टू वू अमेरिका और ये सब, बट वो कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि वी आर आइसोलेटेड. पर ये है कि कांग्रेस को ज़्यादा डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं नहीं, क्योंकि उनका पूरा जो शासन तंत्र है और जो उसके साथ जो प्रोपेगेंडा के मीडियम्स हैं ग्लोबली, वो सारे उनके साथ अलाइंड हैं. बीजेपी को डिस्प्लेस करना था कांग्रेस को, तो वो कैसे करती? उन्होंने लोगों की एस्पिरेशंस को अपील किया, और जिसको आज हम सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको उसका वास्ता देते हुए बोला कि हमें ले आओ और हम ये कर देंगे. तो लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया और बीजेपी को 2 सीटों से 350 सीट लगभग वहाँ तक पहुँच गई ओवर अ कोर्स ऑफ 25 ईयर्स. लेकिन एक बार जब वो उस सीट पर आ जाते हो तो द सेम रियलिटीज अप्लाई टू यू. अब जो दिक्कत है बीजेपी के लिए ये है कि उनको हमेशा मंकी बैलेंसिंग करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ से आपकी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं जहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो यार, हमने तुम्हें वोट दिया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और दूसरी तरफ से वही माई बाप वहाँ पे बैठे हुए जो कह रहे हैं कि ये करो, सेक्युलर बनो, ये वाली ट्रीटी है, नहीं तो तेल बंद कर देंगे सप्लाई करना, नहीं तो ये कर देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, वो होगा, ये होगा. अब उसमें जो मैं वापस गोइंग बैक टू दैट एनालॉजी ऑफ द बछड़ा, उसमें थोड़ा बहुत चीज़ देयर इज़ रूम फॉर सम सिम्बॉलिज्म, सम टोकनिज्म हियर एंड देयर. 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, वो भी बहुत सारी नेगोशिएशन के बाद कि यार इतना तो करने दो, वो कर लिया. लेकिन यू कैन नेवर एक्सपेक्ट द इंडियन स्टेट टू डिलीवर ऑन सब्सटैंशियल इश्यूज, बिकॉज वी डोंट हैव. अगर तो डोमेस्टिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए ना कि वो बोले कि यार भाड़ में जाए, ये तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, वो तभी हो पाएगा जब हिंदू समाज उस तरह से ऑर्गेनाइज हो. ऑर्गेनाइज होने के लिए आपको अपने इंस्टीट्यूशंस और अपने मीडिया आउटलेट्स, अपने सोर्सेज ऑफ थॉट, अपने थॉट लीडर्स और जो पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सके वो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने होंगे. लीगल चैलेंजेस जो हैं वो अपना उसका एक अलग व्यवस्था होगी. वो सब करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो झुकाव है स्टेट का, दैट विल बी मोर टुवर्ड्स द इंडियन पीपल, और वो उनको बोलें कि अब तुम भाड़ में जाओ, मुझे नहीं पता, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये तो मेरे को ही टॉपल कर देंगे, है ना. तो तभी हो पाएगा, बट दैट इज़ अ लॉन्ग गेम. इन द शॉर्ट रन आई डोंट सी एनीथिंग मेजर चेंजिंग. हो सकता है कि अगेन सम टोकनिज्म हैपन्स, सम जेस्चर कि हाँ ये भी हो गया, वो कर दिया, जैसे CA हुआ. तो CA का पूरा जो ये जो हवा बनाई थी, CA था क्या? वो 30,000 लोगों को सिटीजनशिप दे रहे थे, 30,000 पीपल. दे कुड हैव जस्ट डन इट ऑन द साइड. सरकार के पास इतना वेयर विदॉल होता है कि दे डोंट हैव टू अनाउंस कि अब हम बिल टेबल करेंगे और CA लेके आएंगे. 30,000 लोग थे, रेगुलराइज कर देते. यहाँ पे कहीं पे झुग्गी बन जाए, झुग्गी धीरे धीरे वहाँ पे मकान खड़े हो जाते, तो क्या करती है सरकार कि यार इतने लोग हैं, अब इनको कहाँ हटाएंगे हम, तो इनका ये रेगुलराइज कर देते हैं, कॉलोनी अनऑथराइज्ड है. वो ठीक भी है, अब क्या करेंगे, लोग हैं. सिमिलरली अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ से जो हिंदू आए थे वो इतने साल से 30-40 साल से यहाँ पे थे, अगर उनको रेगुलराइज करना था, उनको पासपोर्ट, इंडियन सिटीजनशिप देनी थी, तो चुपचाप दे देते, कौन पूछ रहा था. लेकिन वो श्योर इट वाज आल्सो अ स्टेटमेंट, एंड आई डोंट से इट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अच्छा है, लेकिन अब क्या हुआ, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ. सो टोकनिज्म में कर दिया ना, इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो शाहीन बाग हो गया. सो दीज आर द फोर्सेस. ये डायनेमिक्स को कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि सरकार के हाथ में कुछ ज़्यादा है, एक्सेप्ट टू डंडा देना हिंदू समाज को, क्योंकि वही एक समाज है जो खाएगा डंडा. तो इसलिए वो चलता है. हम भी मन में लेके लाइक जो मैं देखता हूँ, हम मेरे साइड में बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि एक हमारे मन में भी बैठ जाता है ना, क्योंकि हमने एक ऐसी पार्टी या पावर को सत्ता दे दी है दैट क्लेम दैट दे आर हिंदू इनफ, हिंदुत्व तो हमारा काम हो गया.
लाइक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड नाउ, जो कि दिखा नहीं। वो इसलिए है ना क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज लाइक कमिंग बैक अ फुल सर्कल, दैट इफ हिंदूज टेक मॉडर्न एजुकेशन टू सीरियसली। हिंदूज थिंक कि हमने स्कूल पढ़ लिया, अरे बेटा तुम स्कूल में तुमने ये सीख लिया, ये यही सब है ना डेमोक्रेसी। अरे डेमोक्रेसी इज व्हाट इट इज, कि लोकतंत्र में लोगों का राज है और लोग वट एवर पीपल, इट्स फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द, ये सब बकवास। ये सब सुन के लोगों को लगता है कि एक्चुअली हमने वोट दे दिया और वो बंदा हमारी सुन रहा है। ऐसा नहीं होता, दुनिया ऐसे नहीं चलती। उसमें यही होता है कि आप जब तक आपके हाथ में लीवर नहीं है ना वो स्क्रू टाइट करने का, तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं है। बात ये है। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ हिंदुत्व? हाउ डू यू सी दैट? हिंदुत्व इन माय ओपिनियन इज वो जो जिसको विकल्प कहे ना, क्षत्रिय समाज का, क्षत्रिय वर्ण का विकल्प हिंदुत्व है। आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए और आधुनिक समाज की व्यवस्था जो है वो इस प्रकार से हुई है कि यहाँ पे वर्ण संकरता है। तो वर्ण संकरता में कैसे हम डिफेंड करें अपने इंटरेस्ट को, उसके लिए हिंदुत्व का की कल्पना की गई थी और उसको एक शेप दी गई और पॉलिटिकल प्रोसेस में उसको लाया गया। लेकिन हिंदुत्व का जो रिस्क है, जो वो रिस्क ऑफर करता है, वो ये करता है कि वो हमें इब्राहिमिक मोड ऑफ थिंकिंग में पुश करता है। ओके। वो इस तरह की वो एक अधिकार जमाना चाहता है हमारी सोच पे कि यही है कि पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग। धर्म से भी ऊपर अगर राजनीति को आप रख दो तो फिर एवरीथिंग इज लॉस्ट, क्योंकि धर्म है। धर्म का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, धर्म से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। धर्म इज द हाईएस्ट पुरुषार्थ। तो देयर इज अ टेंडेंसी अमंग हिंदुत्ववादीज टू से कि नहीं ये सब तो धकियानुसी रूढ़िवादी बातें हैं, ये है आज की रियलिटी है, तो इसके हिसाब से पॉलिटिक्स ये है। और इसलिए ये नारा देते रहते हैं हिंदू यूनिटी हिंदू यूनिटी। हिंदू यूनिटी का अर्थ सिर्फ इतना है इनकी परिभाषा में कि यू वोट फॉर बीजेपी। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट कि वोट फॉर बीजेपी ठीक है, लेकिन वो दैट कैन नॉट बी द बेंचमार्क अगेंस्ट विच यू मेजर एवरीथिंग। कि आप वेइंग स्केल लेके थोड़ी माइलेज निकालते हो, है ना। तो जिस चीज़ को जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे होना चाहिए। तो हिंदुत्व का अगर वो अपने लेन डिसिप्लिन मेंटेन करे कि वो पॉलिटिक्स तक सीमित हो, तो वो इट्स अ ग्रेट टूल इन दीज एडवर्स टाइम्स फॉर हिंदूज। बट इफ़ वी आर नॉट केयरफुल अबाउट कि हिंदुत्व का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एक्शन क्या है, देन इट स्पिल्स ओवर इनटू मैटर्स ऑफ रिलीजन, रिचुअल और आध्यात्मिक थिंग्स, एंड दैट इज़ वेयर इट स्पॉइल्स दोस्त। और मैं ये सेक्युलर वादियों की तरह नहीं बोल रहा कि हिंदुत्व इज़ नॉट हिंदुइज्म, मैं वो नहीं कह रहा, बट हिंदू धर्म की कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। हिंदुत्व इज़ अ स्मॉल एक्सप्रेशन ऑफ कि हम कैसे उसको बचा के रखें अपने समाज को फ्रॉम एडवर्स फोर्सेस, और उसके लिए आज की व्यवस्था में व्हाट काइंड ऑफ थॉट, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वी नीड टू इंश्योर दैट। बस उतना ही हिंदुत्व मुझे जो समझ आता है उतना ही। We are almost on the end of our podcast. On a lighter note, just one question. Say something about your singing career, because we have seen videos on the internet about how beautiful you sing, and especially the lyrics of the song. And how did that come from? वो तो वैसे ही रैंडम था। वो तो मतलब मैंने एक बार वो देखा था, कुछ रॉबर्ट वाड्रा की कोई न्यूज़ आई थी, तो मैं उस टाइम पे वो गाना भी चल रहा था अंबर सरिया, तो वो सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वो शब्द आ गए और मैंने वो उस पर बजा दिया। तो मैंने तो वैसे ही पोस्ट किया वो, पर वो लोगों को बहुत पसंद आया तो वो एकदम वायरल हो गया। फिर दूसरा वो उस टाइम केजरीवाल का कुछ था, तो मैंने दूसरी बार वो डाल दिया, तो वो भी ऐसा हो गया। तो मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं फिर बीच में रेगुलरली वो पोस्ट करता था। दोज वर सटायरिकल सॉन्ग्स, पॉलिटिक्स मोस्टली। पर फिर उसके बाद समय का अभाव भी था, और दूसरा ये भी था कि
उस समय पे वी वर लाइक रेबल्स ना, क्योंकि हमने जिस सरकार को वोट किया था वो सरकार तभी नई ताज़ी सरकार आई थी, तो वी वर स्टिल इन दैट रेबल मोड कि ये वो बोल रहा है, एनजीओ बोल रहा है, ये बोल रहा है, राहुल गांधी ऐसा है, वो ऐसा है। फिर हमारी सरकार एस्टैब्लिशमेंट बनने लगी, तो अब अगर मैं जिसको वोट किया उसी के सटायर बना रहा हूँ तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे होते तो इसलिए मुंह पे जिप लगा लेकिन आगे मौका मिलेगा तो मैं कुछ बीच में डालूंगा। टाइम का भी थोड़ा कंस्ट्रेंट है, बट या लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट दे यूज्ड टू लाइक इट और वो और देखना चाहते हैं, बट समय मिलेगा तो करूंगा कभी। नहीं सर, बिल्कुल देखना चाहते हैं। जस्ट एंड करेंगे, एक चीज़ बस मेरे दिमाग में आ गया। डू यू सी, आई मीन इट्स एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट दिस डेज इट इज पॉपुलर, डू यू सी राहुल गांधी टू बी द one day the prime minister of this country regarding the recent election results? It would certainly be a very horrible day. Okay. But given the recent turn of events, that danger exists. Okay. It can happen. I do hope that it will never happen, but I think they've got their act together now. And ये तो इतना लंबा प्रोजेक्ट, they've been persistent with him. कब से राहुल गांधी यूथ आइकॉन चल रहा है ना, और उसके पीछे वो लगे हैं और आज उस स्थिति में है कि जहाँ पे वो ही इज प्रेजेंटेबल नाउ। Like, do you think he has gained certain credibility now in the audience? तो like, मेरी दृष्टि में किसी नेता की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बट एक टाइम पे चलता था ना कि लाइक एक टाइम पे हम सोच के चलते थे कि राहुल गांधी इज लाइक वट एवर टर्म्स वर यूज्ड फॉर हिम, बट नाउ आफ्टर द रिजल्ट्स और जो भी उन्होंने कहा, जो भी ही हैज अचीव्ड विद दिस रिजल्ट, हैज समथिंग इन द ऑडियंस और लाइक जनता में कुछ ऐसा आया है कि लाइक मैंने जो आपको अभी ये लंबा सा एक सरमन दिया था ऑन हाउ आई सी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है, अगर उसी दृष्टि से देखें तो वो ये है कि आफ्टर 3 terms द बीजेपी मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू जस्टिफाई कि कितना टोकनिज्म और करें। और मैं उसमें उनको ब्लेम नहीं करता, ऐसा ही है, कोई भी पार्टी आएगी वो कितना भी करना चाहे, उनके पास वो रस्सी बहुत कम है, द रूम फॉर फ्री विल का रूम बहुत कम है, तो इसलिए लोग उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, एंड देन इट बिकम्स देयर ओन प्रोपेगेंडा बिकम्स काउंटर प्रोपेगेंडा, इट टर्न्स अगेंस्ट देम। क्योंकि लाइक जब कोई नेता वोट मांगने जाता है वो ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बेसिस पे उनको वोट मिलते हैं, लेकिन वो वही चीज़ फिर नहीं कर पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो करना नहीं चाहता, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी करने का वो उसके पास है नहीं वेयर विद ऑल। तो सेम चीज़ पार्टी लेवल पे, नेशनल पार्टी लेवल पे भी ये है, और तीसरे टर्म में शायद लोग इम्पेशेंट हो जाएं और बोलें कि नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि आपने ही तो बोला ना कि हम कर देंगे, फिर नहीं किया, तो फिर आप समाज को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपकी बात मान रहे हैं कि हाँ ये सच्ची बोल रहा है। ऐसे मतलब एकदम सिनिकल टाइप के लोग तो कम ही होते हैं ना, शायद मुझे लोग सिनिकल बोल सकते हैं कि ये तो सब कोई, पर मैं सिनिकल नहीं हूँ, ये मैं ज़रूर आपके पॉडकास्ट पे ये बोलना चाहता हूँ, मैं सिनिकल नहीं हूँ, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक जनरली। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग गेम्स हैं, लॉन्ग टर्म साइकिल्स हैं, शॉर्ट टर्म में भले ही हम अपने आप को कंस्ट्रेंट फील करते हो और इन सॉल्यूशंस को देखते हो जो कि वायबल सॉल्यूशंस नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, पर लॉन्ग गेम हमें ज़रूर खेलनी है, और वो दैट इज़ समथिंग दैट वी ओ टू आवर गॉड्स एंड एंसेस्टर्स। तो उसमें ये एक पार्टी आई दूसरी गई, इट डजंट रियली मैटर टू मी एट अ डीपर लेवल। ठीक है हुआ, आई वुड हैव प्रेफर्ड कि पार्टी ए पावर में रहे और पार्टी बी आ गई, बट दैट्स ओके। Okay. So we have come to the end of our podcast. Thank you so much for your time, sir. It was really a pleasure to speak with you. Hope we can do this again in the future sometime. Thank you. It was a pleasure, and I will be happy to come on your podcast again. Hopefully by that time you would have reached new heights. Oh, thank you so much. I hope we do. So thank you once again, sir, for this space also, for your time, and all the links to sir's articles and his channel will be in the description. Do check those out. So thank you so much for your time. Thank you. Thank you.